नमस्कार दोस्तों, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट सेकंड की, जो डील करता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता से। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के सभी आर्टिकल समझेंगे। आइए इस पूरे कंसेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, 1947 के बंटवारे के वक्त देश में हालात ऐसे थे कि तुरंत तय करना जरूरी था कि भारत का नागरिक कौन होगा। इसलिए संविधान के पार्ट सेकंड को एक टेम्पररी सॉल्यूशन की तरह बनाया गया ताकि 26 जनवरी 1950 तक की नागरिकता सेटल हो सके और आगे की परमानेंट कानून बनाने की पूरी पावर आर्टिकल 11 के तहत हमारी पार्लियामेंट को दे दी गई। दोस्तों, अगर हम कानूनी नज़र से देखें तो भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। पहला है सिटीजन्स यानी हम और आप लोग, जिन्हें देश के सारे अधिकार मिलते हैं जैसे वोटिंग पावर और सबसे बड़ी बात आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जैसे खास फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा देश के जो बड़े सरकारी पद हैं जैसे प्रेसिडेंट बनना हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनना हो या एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ना हो, इन सभी के लिए एलिजिबल सिर्फ एक भारत का नागरिक ही हो सकता है। हम इस देश के फुल मेंबर्स हैं, इसलिए देश के प्रति हमारी निष्ठा सबसे ऊपर है। दूसरे होते हैं एलियंस यानी विदेश नागरिक। ये किसी दूसरे देश के सिटीजन्स होते हैं, इसलिए इनके पास भारत में कंप्लीट लीगल या पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से इन विदेशियों को भी दो अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है फ्रेंडली एलियंस यानी मित्र देश। इन्हें आर्टिकल 21 के तहत बेसिक लीगल राइट जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है। और दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस, जो युद्ध के समय दुश्मन देश के नागरिक होते हैं। इन पर सरकार की कड़ी नज़र होती है, इनका घूमना फिरना लिमिटेड होता है और सबसे ज़रूरी पॉइंट, इन्हें आर्टिकल 22 के तहत अरेस्ट के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अब आते हैं आर्टिकल 5 पर, जो बात करता है डोमिसाइल रूल की। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि 26 जनवरी 1950 को व्यक्ति के पास इंडियन डोमिसाइल होना चाहिए और नीचे दी गई 3 कंडीशन में से कम एक पूरी होनी चाहिए। पहला, व्यक्ति का जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ हो। दूसरा, उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में जन्मा हो। तीसरा, या फिर वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 साल से ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में इंडिया में रह रहा हो। यहाँ रेजिडेंस और डोमिसाइल के बीच का अंतर समझना जरूरी है। रेजिडेंस का मतलब है टेम्पररी फिजिकल प्रेजेंस, जैसे किसी लिमिटेड टाइम के लिए वर्क, एजुकेशन या टूरिज्म के लिए रुकना। एक व्यक्ति के एक ही समय पर मल्टीपल रेजिडेंसेस हो सकते हैं। वहीं डोमिसाइल का मतलब है रेजिडेंस प्लस इंटेंशन, यानी वहाँ रहने के साथ साथ हमेशा के लिए रुकने का परमानेंट इरादा। ये अल्टीमेट लीगल होम होता है। एक व्यक्ति का एक समय पर एक ही लीगल डोमिसाइल हो सकता है, जो आर्टिकल 5 के तहत मैंडेटरी था। डोमिसाइल दो तरह के होते हैं। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, जो बर्थ के समय ऑटोमेटिकली मिलता है, पेरेंट्स की लीगल डोमिसाइल से मैच करता है और जनरली बर्थ के समय फादर के डोमिसाइल को फॉलो करता है। डोमिसाइल ऑफ चॉइस, जो बाद में वॉलंटरली एक्वायर किया जाता है एक एडल्ट मेजर द्वारा। इसके लिए नए कंट्री में मूव करना, पुराना डोमिसाइल छोड़ना और नए घर को परमानेंट बनाने का क्लियर इंटेंशन जरूरी है। आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली उन लोगों के सिटीजनशिप राइट से डील करता है जो पार्टीशन क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर कर आए थे। इसकी अनिवार्य शर्त यह थी कि वो व्यक्ति या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा होना चाहिए। इसमें माइग्रेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसके लिए 19 जुलाई 1948 की कट ऑफ डेट तय की गई। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग इस डेट से पहले आए, उन्हें 26 जनवरी 1950 की शुरुआत से ही ऑटोमेटिकली सिटीजन मान लिया गया, अगर वो माइग्रेशन के बाद से ऑर्डिनरीली इंडिया में रह रहे हो। 19 जुलाई 1948 पर या उसके बाद जो लोग इस डेट को या इसके बाद आए, उन्हें दो स्ट्रिक्ट कंडीशन फुलफिल करनी थी। पहली, एप्लीकेशन से ठीक पहले कम से कम 6 महीने का रेजिडेंसी पीरियड पूरा करना था। दूसरा, उन्हें 26 जनवरी 1950 से पहले
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटेड ऑफिसर द्वारा ऑफिशियली रजिस्टर होना जरूरी था। आर्टिकल 7 के पास ओवरराइडिंग पावर है, यानी ये आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 दोनों को सुपरसीड करता है। इसका कोर रूल यह है कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया, उसे इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका एक रिटर्नी एक्सेप्शन भी है। अगर कोई व्यक्ति पहले पाकिस्तान माइग्रेट कर गया था पर बाद में रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के वैलिड परमिट के तहत वापस इंडिया आता है तो उसे सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके लिए उसे 6 महीने स्टे करना होगा और 26 जनवरी 1950 से पहले फॉर्मली रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर रह रहे थे। इनके लिए भी कंडीशन वही थी कि व्यक्ति या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा हो। इन्हें सिटीजनशिप पाने के लिए उस देश में मौजूद इंडिया के डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के पास रजिस्टर होना था, जो 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में भी किया जा सकता था। आर्टिकल 9 एक एब्सोल्यूट रोक लगाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता। ये देश के सिंगल सिटीजनशिप के बेडरॉक पिलर को इस्टेब्लिश करता है, जो ड्यूल नेशनलिटी या मल्टीपल पासपोर्ट्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। किसी नए देश का पासपोर्ट लेते ही आपकी इंडियन स्टेटस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ये आर्टिकल्स 5, 6 और 8 को पूरी तरह ओवरराइड करता है। बात करते हैं आर्टिकल 10 की, जो हमारी नागरिकता को बनाए रखने की गारंटी देता है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला, कंटिन्यूस राइट। जो भी लोग आर्टिकल 5 से 9 के तहत भारत के नागरिक बने हैं, ये आर्टिकल गारंटी देता है कि उनकी नागरिकता आगे भी बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यह पार्लियामेंट के कानून के अधीन है। दूसरा, प्रोटेक्शन शील्ड। ये हमें सरकारी ताकत के गलत इस्तेमाल से बचाता है। कोई भी सरकार एक सिंपल ऑर्डर या मनमर्जी से आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती। नागरिकता बदलने या छीनने का एक ही मैंडेटरी रास्ता है, पार्लियामेंट द्वारा कानून पास करना। अब आते हैं हमारे आखिरी आर्टिकल 11 पर। यह पार्लियामेंट को सुप्रीम और एक्सक्लूसिव पावर देता है देश के फ्यूचर डेमोग्राफिक रूल्स को शेप करने के लिए। 1950 का टेम्पररी फ्रेमवर्क पार्लियामेंट के भरोसे छोड़ा गया था, जिसके बाद इसी पावर का इस्तेमाल करके हमारा लैंडमार्क सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना। पार्लियामेंट के पास 3 चीज़ों पर कानून बनाने का पूरी आज़ादी है। पहला, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। 1950 के बाद सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाए। दूसरा, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट या ख़त्म होगी। अदर मिसलेनियस मैटर्स, नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन से जुड़े दूसरे रूल्स। तो दोस्तों, ये था हमारे संविधान का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो हम शुरू करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे ही कानून और संविधान को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट को भी सब्सक्राइब करिए। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।